Question number one here was a 60-year-old man with a prolonged history of tobacco chewing came to the surgeon. अब tobacco chewing जब लिख दिया जाता है, you start thinking about the oral cavity and the structures there inside. Came to the surgeon to consult the occurrence of recurrent ulcerations on the right lateral margin of the tongue. ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, साइड, क्योंकि आपको फिर उससे क्लिनिकली बताना पड़ता है कि क्या होना है उस साइड का. सो राइट लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, द सर्जन एग्जामिन्ड एंड फाउंड दैट द लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक वर एनलार्ज्ड. ठीक, तो ये भी एक पॉइंट मिल गया आपको. He was advised biopsy of the tongue and was later diagnosed a case of tongue carcinoma. तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन तो बनाया है क्वेश्चन का, लेकिन उसके जो सब पार्ट्स अगर आप तुम देखो, वो ऊपर वाला जो क्लिनिकल ओरिएंटेशन उससे कोई लेना देना नहीं. सच क्वेश्चन एक्चुअली इज नॉट अ गुड फ्रेम्ड क्वेश्चन. It has nothing relevant with the above mentioned paragraph. They already have mentioned the diagnosis. Question number 1A. Describe the extrinsic and intrinsic muscles of the tongue. तो भाई ये तो बड़ा आसान है. एक्सट्रिंसिक मसल्स तुम्हें पता है, स्टाइलोग्लॉसिस, जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, पैलेटोग्लॉसिस. इन सब के एक्शंस भी बताने तुमको. ठीक, तो स्टाइलोग्लॉसिस पीछे की तरफ पुल करेगी, रिट्रैक्ट करेगी. पैलेटोग्लॉसिस टंग को ऊपर उठाएगी, हार्ड पैलेट से टच करा देगी. हायोग्लॉसिस टंग को डिप्रेस कराएगी, नीचे की तरफ खींचेगी. जीनियोग्लॉसिस ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसी मसल है जो बल्किएस्ट मसल ऑफ द टंग भी है, और वो ही है टंग को जो प्रोट्यूड कराती है, बाहर की तरफ पुश करती है. और इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो इसमें दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होते हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल. तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, टंग को अप रोल कराएंगे, द टिप ऑफ द टंग को ऊपर की तरफ रोल बैक करा देंगे. और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्या कराएंगे, टंग को नीचे की तरफ रोल कराएंगे. टिप ऑफ द टंग नीचे की तरफ आप रोल करोगे. इसकी वजह से बचे क्या है इसमें, वर्टिकल. अब वर्टिकल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो टंग का क्या होगा, फ्लैटेंड आउट, स्प्रेडेड आउट टंग हो जाएगी. फिर होते हैं ट्रांसवर्स मसल फाइबर्स. द ट्रांसवर्स मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, टंग जो है सिकुड़ के लंबी और मोटी टंग हो जाएगी. ठीक है, सिलिंड्रिकल टंग हो जाएगी. सो सबके एक्शंस डिस्क्राइब कर दी हैं. तो अब चूंकि मसल्स के बारे में पूछा है तो भाई उसकी नर्व सप्लाई भी लिखनी है. ऑल द मसल्स ऑफ द टंग दे आर इनोवेटेड बाय द 12th cranial nerve, that is general somatic efferent, means it's a pure motor nerve innervating the muscles of the tongue. So you have 4 and 4 means 8 muscles, but remember tongue is made up of 16 muscles, because what we describe as 8 muscles is of unilateral half. So bilaterally, if you see, there are 16 muscles. Describe all of them. You can also draw the relevant diagrams. Then describe the nerve supply of tongue. तो भाई इसको मैं से हवा में एक्सप्लेन करूँ, आई थिंक पीपल डोंट गेट इट ईजिली, सो मैं इमेज लगा के डिस्क्राइब कर देता हूँ. तो देखो, ऐसे तुम्हें एक डायग्राम बना देना है और उसमें तुम्हें नर्व सप्लाई बतानी है. अब नर्व सप्लाई एक्चुअली टंग में तुम्हें 3 तरह से डिस्क्राइब करनी है. एक तो हो गई मोटर, जो कि ऑलरेडी मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, जिसमें तुम लिख सकते हो 7 मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व. और एक जो मसल रह गई है वो भी तुम्हें मालूम है कि पैलेटोग्लॉसिस इज सप्लाइड बाय वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स. तो ये हो गई मोटर नर्व सप्लाई. जनरल सोमैटिक इफरेंट. अब होती है जनरल सोमैटिक एफरेंट. general sensations from the tongue, touch, temperature, pressure, vibration. So general sensations of the tongue के लिए देखो इसमें कलर कोडिंग है, ऐसे ही तुम्हें कलर कोड करके एग्जाम में बनाना होगा. जनरल सेंसेशंस लिंगुअल नर्व ले जाएगी यहाँ से, जो कि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है. मैंडिबुलर इज फ्रॉम V3 डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल. तो ये जनरल सेंसेशंस एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से ले जाएंगी. जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से कौन ले जाएगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व. जनरल सेंसेशंस विल बी टेकन बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन. ठीक है, पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन से जनरल सेंसेशंस कौन ले जाएगा, वेगस. ओके, अब बात करते हैं टेस्ट सेंसेशन की, जो कि स्पेशल सेंसेशन है. सो वी कॉल इट एज स्पेशल विसरल एफरेंट सेंसेशन.
This taste sensation from the anterior two-third of the tongue is carried by chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve. This is a branch from facial nerve, an intracranial branch from the facial nerve. But remember, it will not carry sensations from the circumvallate papillae. Then taste sensations from the posterior one third of the tongue, including the circumvallate papillae. That's why you can see the blue color is encroaching upon to those circumvallate papillae. So posterior one third, including circumvallate papillae, the taste sensation is being carried by glossopharyngeal nerve. And taste sensations, remember taste is also there in the vallicula. You can see that the depressions there in front of the epiglottis, those are called vallicula, जहाँ पर हर वक्त sputum रहता है, like anytime you can spit a little amount of saliva. So that vallicula is a reservoir of saliva. वहाँ पे भी taste sensations होते हैं, right? So taste sensations from the posterior most portion of the tongue that includes vallicula and epiglottis, वहाँ से taste sensation कौन ले जाएगा? Vagus nerve. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है भाई, टेस्ट सेंसेशन की बात हो रही है तो डोंट फॉरगेट हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट में भी टेस्ट सेंसेशंस होते हैं, और वो किसके थ्रू ले जाए जाते हैं? वो है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व. Now, this again is a branch of facial nerve. In fact, it's the first branch of facial nerve, and it's also an intracranial branch of facial nerve, arises from the geniculate ganglia of the facial nerve. Take. Next question here is describe the lymphatic drainage of tongue. तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई. क्यों? क्योंकि तुमको ऐसे समझाने से फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एग्जाम में तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के नंबर मिलते नहीं अच्छे. तो देखते हैं डायग्राम इसका भी. वैसे भी ये क्लिनिकल क्वेश्चन कार्सिनोमा टंग पे रिलेटेड है, तो भाई लिम्फेटिक ड्रेनेज तो बनाना ही था. और वैसे भी लेट मी टेल यू दैट लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज टंग, देन अदर इज योर स्टमक, देन यूटरस, रेक्टम, ब्रेस्ट, लोअर लिम्स. रिमेंबर फाइलेरियासिस की वजह से. तो भाई ये सब पढ़ के जाएगा करो एग्जाम से पहले. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग के बहुत सिंपल तरीके हैं याद करने के भाई. इसको बायलेटरली डिवाइड कर लो पहले. ठीक है, जब बायलेटरली आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको ये देखेगा कि मिड लाइन में जो पूरी स्ट्रिप है, ये वाली द स्ट्रिप इन बिटवीन, इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है बायलेटरल है. और साथ साथ पोस्टीरियर वन थर्ड का भी लिम्फेटिक ड्रेनेज बायलेटरल है. ये दो जगहों पे लिम्फेटिक ड्रेनेज बायलेटरल है. बाकी का एंटीरियर टू थर्ड का यूनिलेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जिसमें कि टिप ऑफ द टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है सब मेंटल ग्रुप में जाता है. और साइड्स ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सब मैंडिबुलर ग्रुप में जाएगा. साथ साथ जो मीडियन स्ट्रिप है उसका भी बायलेटरली लिम्फेटिक ड्रेनेज सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाएगा. रह जाता है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग. तो भाई पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज किस में जाएगा? डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाएगा. इन्होंने कलर कोड किया है, इस तरह से तुम भी कुछ कर देना एग्जाम में समझाने के लिए कि द डार्क एरियाज दे ड्रेन बायलेटरली. एक और चाहो तो डायग्राम बना सकते हो समझाने के लिए, लेटरल व्यू भी. इसमें टंग दिखा दिया तुमने, और ये नीचे की तरफ ये माइलोहाइड मसल दिखला दी है. बाकी और भी चीज़ें दिखा सकते हो भाई. हायोइड है तो उसमें ये पुली फॉर द डायगैस्ट्रिक दोनों दिखला दी तुमने. ठीक है, ओमोहाइड दिखला दी, इंटरनल जुगुलर दिखला दी, बिकॉज द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स दे आर एग्रीगेटेड अलोंग टू द कोर्स ऑफ दिस इंटरनल जुगुलर. अब बात ये ना इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो पिछले डायग्राम में बताया था वही दिखला देना. जो टिप ऑफ द टंग का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रहा है वो सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आ रहा है, और लेटरल हाफ का जो आता है वो जनरली सबमैंडिबुलर में आता है, और सबमैंडिबुलर के थ्रू होते हुए किस में आ जाएगा? जुगलो ओमोहाइड ग्रुप में आ जाएगा. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, कि सिर्फ सबमैंडिबुलर ग्रुप पे तुमको रुकना नहीं, बिकॉज दर प्राइमरी लिम्फ नोड, बिकॉज प्राइमरी के जो इफरेंट्स हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में जाते हैं. दोज आर द डीप सर्वाइकल, और डीप सर्वाइकल का जो लोअर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है अलोंग टू द ओमोहाइड मसल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है जुगलो ओमोहाइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स.
ठीक है। बाकी पोस्टीरियर वन थर्ड का देख रहे हो डीप सर्वाइकल में जाता है, और स्पेशली डीप सर्वाइकल में जो अपर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं वो कहाँ पे हैं, डायगैस्ट्रिक मसल के आसपास हैं और इंटरनल जुगुलर के आसपास हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया है जुगुलो डायगैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और मीडियन स्ट्रिप एंड द पोस्टीरियर वन थर्ड का बाइलेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक, अब एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेना, क्या होता है कि टंग में पोस्टीरियर वन थर्ड में एम्बेडेड विद इन द टंग देयर आर कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड एग्रीगेट्स जिसको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, और ये लिंगुअल टॉन्सिल्स आर मोर डेंसली पैक्ड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टंग टुवर्ड्स द ओरोफेरिंजियल isthmus, यानी कि ये वॉल्डेज रिंग के पार्ट हैं। वॉल्डेज रिंग्स तो तुम्हें पता ही होगा दैट देयर इज pharyngeal tonsil above tubal tonsils, palatine tonsils और lingual tonsils, ये सब मिल के एक रिंग बनाते हैं at the oropharyngeal isthmus. So they are like a first line of immune defense for the food we eat. तो जो भी खाते हैं वो पहले ये चारों ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स उस फूड को चेक करते हैं, राइट? अब लास्ट में जो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी एस्ट्रिक मार्क कर दिया है, ये लिखना ज़रूरी है कि द मैक्सिमम lymphatic ड्रेनेज ऑफ द टंग रीचेस टू द जुगलो-ओमोहॉइड ग्रुप ऑफ lymph nodes. That's why jugulo-omohyoid group is also called the tonsil of the tongue or the lymph nodes of the tongue. तो भाई लगे हाथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जुगुलो डायगैस्ट्रिक की क्या खास बात है। तो भाई जुगुलो डायगैस्ट्रिक इज बेसिकली द मेन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स विच ड्रेन दी पैलाटाइन टॉन्सिल्स। रट लेना, टॉन्सिल और टॉन्सिल के आसपास का क्षेत्र जो है, द एरिया सराउंडिंग द टॉन्सिल्स ऑल्सो दैट ड्रेन्स मेनली इनटू द जुगुलो डायगैस्ट्रिक। इसीलिए पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग के ही दोनों साइड पे ही तो टॉन्सिल्स होते हैं ना। तो टॉन्सिल्स का lymphatic drainage or posterior one third of the tongue that goes into the jugulo-digastric, but otherwise the rest of it goes to the jugulo-omohyoid. कभी पूछा जाए what is the lymph nodes of the tonsils, then you can write jugulo-digastric. What is the lymph nodes of the tongue? Jugulo-omohyoid. लास्टली इसमें एक और 5 नंबर का पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज एड अ नोट ऑन द अप्लाइड एनाटमी ऑफ द टंग। तो भाई अप्लाइड एनाटमी में क्या क्या क्लिनिकल पॉइंट्स लिखोगे? सबसे पहले तो आई थिंक पैरालिसिस की पॉइंट आती है जब कोई चीज़ डैमेज होती है, तो यानी कि उसकी नर्व सप्लाई का डैमेज होती है। हाइपोग्लॉसल मोटर सप्लाई की बात कर रहे हैं भाई, यूनिलेटरल, चूंकि इन्होंने राइट साइडेड बोला है भाई कार्सिनोमा, तो राइट साइडेड जैसे ग्लोसेक्टमी भी करना है तो राइट साइड की नर्व डैमेज वैसे भी हो चुकी होगी। तो क्लिनिकल पॉइंट है तो आपको लिखना है कि इफ़ देर इज़ इंजरी टू द hypoglossal nerve supplying the right side of the tongue, तो what will happen, इसमें important diagnostic point ये है कि उस बंदे से you will ask to protrude out his tongue, so what you'll find कि protrude करने का मतलब जीनियोग्लॉसिस की बात कर रहे हैं, और जीनियोग्लॉसिस क्या करेगी, टंग को बाहर निकालेगी। तो जो नॉर्मल साइड है, राइट, तो वो टोन होगी, तो जब वो टोन्ड मसल है, सो इट विल एक्चुअली pull the posterior portion of the tongue downwards, while the remaining portion of the tongue will push the tip of the tongue towards the paralyzed site. यानी राइट साइडेड पैरालिसिस अगर हुई है हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से, तो टिप ऑफ द टंग विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, बट बेस और टिप में एक ऑब्लिक्विटी होगी, लाइक बेस विल बी अपोजिट साइड एंड टिप ऑफ द टंग विल बी द सेम साइड ऑफ द इंजरी ऑफ द नर्व। यानी कि बेस ऑफ द टंग जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहा होगा और टिप जो है राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही होगी। ये खास बात है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाइपोग्लॉसल नर्व में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है? तो पहले ये समझ लेते हैं। देखो भाई, ऐसा होता है कि जो इफेंट पाथवे है उसका हायर सेंटर कहाँ होता है? प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज प्री सेंट्रल गायरस एरिया नंबर 4। तो वहां पे क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स इनोवेशन, द डेंसिटी ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यूरॉन्स देयर, उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे बॉडी के पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट्स कॉल्ड मोटर होमोन्कुलस, राइट। तो टंग का, एज यू नो, टंग का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, मैस्टिकेशन के लिए, स्पीच के लिए, टेस्ट के लिए, राइट। सो टंग का काफ़ी बड़ा रिप्रेजेंटेशन है मोटर होमोन्कुलस में, right? So from there, the largest cells of the nervous system, remember the bed cells, the pyramidal cells,
वो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और वो इंट्रा न्यूरोनल कोर्स लेते हुए ब्रेन स्टेम के थ्रू डिसेंड करते हैं एंड रिले करते हैं जाके न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स और द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन केस ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और ये कहलाता है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट इन केस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन केस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो ये हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स। ये साइनेप्स करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन से। जनरली ये डिकसेट करके अपोजिट साइड में जाते हैं और अपोजिट साइड के न्यूक्लियस से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल कोर्स में इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल नर्व्स और जाके रिस्पेक्टिव मसल्स को इनोवेट करते हैं। ठीक, तो ये चीज तुमको समझनी होगी। इसी तरह से एक सेंसरी कॉर्टेक्स होता है दैट इज पोस्ट सेंट्रल गायरस एरिया नंबर 3, 1 एंड 2। उस पे भी रिप्रेजेंटेशन होता है असेंडिंग न्यूरॉन्स का। जनरली थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं और वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट द वेरियस ऑर्गन्स। उसी हिसाब से पोस्ट सेंट्रल गायरस में बॉडी पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। बट वो असेंडिंग पाथवे का टर्मिनल पॉइंट है और मोटर कॉर्टेक्स डिसेंडिंग पाथवे का इनिशिएटिंग पॉइंट। तो हाइपोग्लॉसल नर्व का जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंड करेगा थ्रू द कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट। इट विल डिकसेट एट द level of the medulla and will reach to the opposite side where it will relay into the hypoglossal nucleus। अब वहां से लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स 12th क्रेनियल नर्व के थ्रू एक्सटेंड करेंगे एंड विल इनोवेट द मसल्स ऑफ द टंग। Obviously, 7 muscles innervated by the hypoglossal nerve will be damaged, but here we are considering about the genioglossus, right? Because we are asking the subject to protrude out the tongue. तो हम genioglossus को consider कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन अगर लीजन होगा तो भी अपोजिट साइड की जीनियोग्लॉसिस पैरालाइज हो जाएगी, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है तो सेम साइड की जीनियोग्लॉसिस पैरालाइज होगी। समझ में आ गई बात? अगर अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी राइट साइड में हुई है तो जीनियोग्लॉसिस ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी पैरालाइज्ड। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी ऑफ द लेफ्ट साइड हुआ है तो भी जीनियोग्लॉसिस ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी पैरालाइज्ड। और टंग प्रोट्रूड कराने को जब बोलोगे उसको, तो अगर लेफ्ट साइड की मसल पैरालाइज्ड है द टंग विल डिविएट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सिर्फ मेंशन करने की बात है थ्योरेटिकली कि अपर मोटर न्यूरॉन में अपोजिट हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज होगी और लोअर मोटर न्यूरॉन में इप्सिलेटरल साइड यानी सेम साइड की हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज्ड होगी। तो एमसीक्यू पॉइंट्स, दिस इज ऑल आई एम कवरिंग योर थ्योरी पोर्शन। तो एमसीक्यू पॉइंट से अगर पूछा जाए कि राइट साइडेड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व विल कॉज द टंग टू डिविएट इन विच डायरेक्शन, इट विल बी डिविएटेड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हाइपोग्लॉसल की, जो कि मोस्टली यही होता है, अगर किसी एमसीक्यू में ये पूछें कि लेफ्ट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी है तो टंग विल डिविएट टू विच डायरेक्शन, तो योर आंसर विल बी दैट द टंग विल डिविएट टू द सेम यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन, because by default it's presumed when we talk about any nerve we are talking about a peripheral nerve injury, means lower motor neuron injury ही by default पूछा जाता है। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी इज मोर कॉमन। ठीक है, तो उसमें टंग सेम साइड डिवाइड करेगी। क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन में कोई हैमरेजिक कॉज हो सकता है, ठीक है, कोई ब्रेन लीजन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, राइट, वो कॉजेस बनते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के। और लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन नर्व इंजरी है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई आइट्रोजेनिक कॉज हो गया, सर्जरी के दौरान नर्व कट गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के और भी जो कॉजेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक सीवियर डायबिटीज में, ऑटो इम्यून डिजीजेस में, chronic liver kidney diseases like where the toxins deposited in the body, B12 deficiency से हो सकता है, या कैंसर itself might involve the nerve, और कैंसर एब्लेशन ट्रीटमेंट्स में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में नर्व सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। तो ये कॉजेज हो सकते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी के। बात ये आती है कि एक बंदा है, उसकी हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी है और उसकी हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज्ड है। आपने उससे कहा कि टंग प्रोट्रूड आउट करो, वही प्रोट्रूड आउट करी। अगर उसकी टंग लेफ्ट साइड में डिविएट हो रही है तो आप ये सोच सकते हो कि उसकी लेफ्ट साइड की पेरिफेरल नर्व
या लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है, या हो सकता है कि राइट साइड का अपर मोटर न्यूरॉन इंजर्ड हो। तो देख के कैसे पता चले? तो उसमें ये फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि द नेचर ऑफ द टू पैरालिसिस इज डिफरेंट। याद रखना कि अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में द पैरालिसिस इज ऑफ स्पास्टिक टाइप, यानी मसल की टोन मेंटेन रहती है, इनफैक्ट टोन एक्सिजरेटेड हो जाती है, मसल की वेस्टिंग नहीं होती है, and muscle undergoes into a spasm. While in lower motor neuron injury, जो पैरालाइज्ड साइड है उस साइड में टंग की वेस्टिंग होगी, टंग थिन्ड आउट हो जाएगी, फोल्डेड सी नजर आएगी, राइट? यानी बल्क ऑफ द मसल कम दिखाई देगा पैरालाइज साइड में, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी में। और अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में ऐसा नहीं होगा। अब अगर ये जानना चाहते हो कि अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी में फ्लैसिड पैरालिसिस क्यों होती है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो लिंक मैं अटैच कर दूंगा, देख लेना। यहाँ पे इन शॉर्ट ये जान लो कि जो सेंट्रल पाथवे होता है फ्रॉम द प्राइमरी मोटर एरिया डाउन अप टिल द न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स और द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इन फाइबर्स को प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं। ये दो तरह से होता है, एक मेन पाथवे होता है जैसे कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट फॉर क्रेनियल नर्व्स और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फॉर द स्पाइनल नर्व्स, इसके पैरेलल चलता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, राइट? तो अगर मेन पाथवे में इंजरी होती है, कोई इस्केमिक अटैक होता है स्ट्रोक की वजह से, हेमरेज की वजह से, तो मेन पाथवे जो कि बड़ा पाथवे है उसकी वजह से पैरालिटिक अटैक पड़ेगा, बट दैट विल बी स्पास्टिक बिकॉज द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट will continue its impulses being bombarded at the lower motor neurons। बट अगर डिटेल में समझना है तो वीडियो देख लेना, ठीक है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ जीनियोग्लॉसस मसल ऑफ द ऑपोजिट साइड एंड द टंग विल बी डिविएटेड टू द ऑपोजिट साइड, और इसको सेंट्रल लीजन भी कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन को। और लोअर मोटर न्यूरॉन को जैसे मैंने बताया था पेरिफेरल लीजन भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरी कहते हैं। तो इस केस में अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है तो सेम साइड की जीनियोग्लॉसस मसल पैरालाइज्ड होगी और टंग विल बी डिविएटेड टू द सेम साइड, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नॉन पैरालाइज्ड साइड है उधर की टोन मेंटेन्ड है, उधर बल्की है मसल, उसमें टोनोसिटी है, सो जीनियोग्लॉसस विल पुश द टिप ऑफ द टंग टुवर्ड्स द पैरालाइज्ड साइड, ठीक? ये इंपॉर्टेंट है। अब इस इमेज को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? द टिप ऑफ द टंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो क्या समझ के चलोगे? लेफ्ट साइड अगर टिप जा रही है तो दैट कैन बी अ लेफ्ट साइडेड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, या ये हो सकता है राइट साइडेड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है? तो चूंकि टिप इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस पैरालाइज्ड है, दैट्स फॉर श्योर। अब लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस तुम्हें इसमें देखने से दिख रहा है कि देयर इज नो वेस्टिंग, राइट? मसल की टोन मेंटेन्ड है, इस वजह से ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन किधर का होगा? राइट साइड का, बिकॉज द टिप इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक? अब ये देखो, ये है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की, साफ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड की जो मसल्स ऑफ द टंग हैं वो पैरालाइज्ड हैं, शैगी है, फोल्डेड है, थिन है, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड है, और टिप ऑफ द टंग इसमें भी लेफ्ट साइड में है। इससे पता चल रहा है कि ये है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, राइट? जिसकी वजह से टिप तो लेफ्ट साइड में पॉइंटेड है, क्योंकि इधर की अपोजिट हाफ की जो टंग है उसको देखो तो वो वेल मेंटेन्ड है टोन, और उधर की जीनियोग्लॉसिस जो नॉर्मल जीनियोग्लॉसिस है उसकी टोनिसिटी की वजह से टिप इज पुश्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये डिफरेंसेस तुमको मेंशन करने पड़ेंगे इन योर थ्योरी एज वेल एज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज ऑल्सो। दूसरा पॉइंट जो है वो ये लिख सकते हो कि जीनियोग्लॉसिस मसल की बात जो आई है, तो जीनियोग्लॉसिस इज द ओनली मसल विच प्रोट्यूड्स द टंग आउट, राइट? सो ये लाइफ सेविंग मसल भी, बिकॉज अगर बायलेटरल जीनियोग्लॉसिस पैरालाइज हो गई सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी पुश्ड बैकवर्ड्स। तो उससे क्या होगा? द गलेट और द ओरोफेरिंग्स विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है? तो अगर पेशेंट कोमाटोज्ड है या जनरल एनेस्थीसिया में है और वो उसका गलेट बंद हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स वाई इन जनरल एनेस्थीसिया हम टंग को पहले से ही बाहर की तरफ प्रोट्यूड आउट करके ही रखते हैं। सो लाइफ सेविंग मसल में आता है नाम जीनियोग्लॉसिस का।
एक पॉइंट तो यही है जो इसमें तुम्हें लिखा हुआ है भाई, कार्सिनोमा ऑफ द टंग बहुत कॉमन होता है और स्पेशली टोबैको च्युइंग वगैरह की वजह से भी टंग में कार्सिनोमा कॉमन होता है, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। फिर एक जो है वो बेसिकली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कि देर इज़ ऑल्सो अ सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इमरजेंसी रूट होता है बिकॉज इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा, लाइक यू नो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ड्रग्स विच रिलीज निट्रिक ऑक्साइड, द वेसोडाइलेटर्स लाइक सॉर्बिट्रेट, ये सब लिंगुअल दी जाती हैं इन केस ऑफ एंजाइना और हार्ट अटैक। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फ्रॉम द वेन्स ड्रेनिंग द टंग ऑब्वियसली विल they will reach to the jugulars, to the brachiocephalics, to SVC and to the right atrium. So it actually is bypassing the liver. तो लिवर में जो ड्रग नॉर्मली मेटाबोलाइज हो जाती हैं वाया द ओरल रूट, वो यहाँ पे बाईपास हो जाएगा, और जो भी आप ड्रग सबलिंगुअली लोगे, चूँकि सबलिंगुअल एरियाज में टंग में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, वेनस ड्रेनेज भी होता है, तो बहुत आसानी से ये ड्रग्स अब्जॉर्ब हो जाएंगी और सीधे हार्ट में जाके सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगी। इट विल बाईपास द हेपेटिक मेटाबॉलाइजेशन ऑफ द ड्रग। तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो क्लिनिकल नोट्स में। एक बात ध्यान देने की है, वैसे तो मैंने सब इतना कुछ बता दिया, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसी आती है कि आप ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने अप्लाइड एनाटमी पूछा है, क्लिनिकल नहीं पूछा है। तो अप्लाइड एनाटमी में आप चेक कैसे करोगे पैरालिसिस ऑफ द टंग, वो आता है। जनरल एनेस्थीसिया में आप सैगिंग ऑफ द टंग, क्लोजिंग द ओरोफेरिंग्स कैसे बचाओगे, वो आता है। रिट्रैक्टर लगा के टंग को आगे प्रोट्रूड करके रखना पड़ेगा। वैसे एक बात है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ये ध्यान ही नहीं देगा कि उन्होंने अप्लाइड पूछा था या क्लिनिकल पूछा था। बेसिकली क्लिनिकल एंड अप्लाइड साथ साथ चलता है, तो तुम इस बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोथ क्लिनिकल एंड अप्लाइड एनाटमी से रिलेवेंट पॉइंट्स लिख देना।